हफ्ते की शुरुआत में कल रहा नतीजों पर जोर और दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से शुरुआत करने के लिए है अच्छे संकेत। एसजीएक्स निफ्टी में है सुस्ती, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास फिर से रिकवरी आएगी और क्या मजबूती लौटेगी और क्या बैंक निफ्टी की लीडरशिप रहेगी बरकरार, ये है आज के सारे सवाल लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। थोड़े मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच कल की कंसोलिडेशन के बाद आज हमारे बाजारों की कैसी चाल रहेगी, इस पर लेनी है आपकी राय सर। बिल्कुल, तो आज के बड़े ट्रिगर्स पहले देख लीजिए और समझ लें कि आज किन संकेतों के दम पर आपको उतरना है मैदान में। अमेरिकी बाजार में 200 अंकों की रेंज में रहा कारोबार, लेकिन दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होते दिखे बाजार हरे निशान में। आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए काफी है। डॉलर इंडेक्स 102 के आसपास से, बॉन्ड यील्ड थोड़े से बढ़कर आए, धीमे धीमे ऊपर की तरफ डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ब्याज दरें बढ़ने का खतरा डर बरकरार है। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा ढीला हुआ है, थोड़ा सुस्त हुआ है, 30-35 पॉइंट नीचे है। डाउ फ्यूचर्स हरे और लाल निशान के बीच में जूझते हुए नजर आ रहे हैं। वायदा कारोबार में आज है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नतीजे और लंबे समय बाद एक और कंपनी आज बाजार में लिस्ट होने जा रही है, एवलॉन टेक। इसकी लिस्टिंग पर भी करेंगे चर्चा। और जब इशू आया तो तब में दीप तो नहीं, दीप के अलावा बाकी जो लोग हैं उनके मुताबिक लंबी छुट्टी पर गया हुआ था तब इसका इशू आया था, तो मैं पूरी तरह से इसका विश्लेषण नहीं कर पाया, लेकिन चिंता न करें, लिस्टिंग का विश्लेषण जरूर होगा। चलिए, तो लिस्टिंग पर अनिल जी आपको राय देंगे, इस पर आपकी व्यू जानना चाहेंगे और क्या करना है आपको ये भी अनिल जी बताएंगे। स्टॉक्स में भी आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख सकता है और आज बाजार पर भी नजर है, बट थोड़ी खबरें कम हो गई हैं कल और आज के बीच में। सर, आज सुबह तो हम बात कर रहे थे स्टॉक्स की, तो थोड़े स्ट्रगल ही हो रहा था कि कहां पर स्टॉक का एक्शन आपको दिख सकता है। और बाजार में भी कल हमने देखा एक बढ़िया शुरुआत हुई इस वित्त वर्ष की, इस सीरीज की अच्छी तेजी बन रही थी, 9-10 दिनों से बढ़िया एक्शन था। कल हमने पहली बार थोड़ा कंसोलिडेशन, करेक्शन तो नहीं बट कंसोलिडेशन आते हुए देखा, तो उस पर भी बात करनी है। एक बार जरा पहले ग्लोबल मार्केट्स पर भी आपसे समझना चाहूंगा। अगेन थोड़ा बहुत एक्शन हुआ अमेरिका में। ग्लोबल मार्केट पर समझे उससे पहले दीप, आपने कहा कि खबरें कम हो गई, उस पर मैं एक विशेष टिप्पणी करना चाहता हूं। जरूर। तो एज ए जर्नलिस्ट और जब हम न्यूज़ चैनल चलाते हैं, बिजनेस चैनल चलाते हैं, तो हमारे सामने दो तरह के दिन होते हैं जी। एक ढेर सारी खबरों वाला दिन, एक के बाद एक जबरदस्त ब्रेकिंग आती दिख रही है, ये नई खबर आ गई, वो नई खबर आ गई। जैसे लास्ट वैसा एक्शन मैंने देखा था उस दिन जब एसटीटी वाली खबर आई थी। हाँ। जब वो डेट म्यूचुअल फंड पर टैक्सेशन वाली खबर आई थी, तो एक साथ इतना सारा एक्शन, ब्रेकिंग 27-28 मार्च को, ये करो वो करो, ऐसा वैसा। और एक आध दिन ऐसा होता है तब ऐसा उस दिन ऐसा लगता है अरे बाप रे कितना काम, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, खाने का टाइम नहीं, और मतलब लगे हुए हैं, एनालिसिस चल रही है, कौन सा फोन आ रहा है, कौन सा मैसेज आ रहा है, कुछ पता नहीं है, पूरा न्यूज रूम पूरा एक्टिव है। करेक्ट सर। दूसरा कुछ आज जैसा दिन होता है जहाँ पर मतलब लेंस लगा कर ढूंढोगे तो खबरें नहीं मिलेगी। मतलब टॉप 10 बनाने में मतलब जितनी मेहनत करनी पड़ती है उसमें आसानी से मार्केट का एनालिसिस हो जाता है तो वैसा भी दिन होता है। तो ऐसे कायदे से देखा जाए तो ये बड़ा आराम का दिन है, कुछ है ही नहीं करना क्या। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब हम न्यूज़ बिजनेस में होते हैं और इस तरह की चीज़ें, तो हमारे लिए एक्शन वाला दिन ज़्यादा बढ़िया है। वो एक्शन वाला दिन निकाल पाना ज़्यादा आसान है बजाय इनएक्शन वाला। तो आज के मुश्किल भरे दिन में हम पूरा एक्शन लेकर आएंगे। लेकिन आएगा एक्शन, आएगा न करें, बिल्कुल आएगा। तो अब आपका सवाल जी। तो आई थिंक अमेरिकी बाजार में भी आज शाम को एक्शन आएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे कल शाम वैसे कुछ ज्यादा हुआ नहीं, और आज वो हाउसिंग डेटा भी आएगा। चीन का डेटा आज सुबह आ गया अनिल जी। Q1 में 4.5% की ग्रोथ दिखाई, 4% का अनुमान था, तो थोड़ा संकेत वहां से भी पहले ही मास्क हटा लेते। देखो दिख रहा है ना, जैसे ही बंद किया उन्होंने। आप है ना सब कुछ बंद करके रखोगे तो ग्रोथ आएगी कहाँ से आएगी। करेक्ट। खुद ने वायरस छोड़ा पूरी दुनिया में जी, और खुद ही डरे पड़े अभी तक। सबसे पहले उनके पास आया, सबसे लास्ट उनके पास निकला। एब्सोल्युटली। जबकि चाइनीज माल तो टिकता नहीं है लेकिन कुछ ज्यादा लेकिन ये कुछ उन्होंने खुद ने अपने यहाँ टिका कर रखा, तो अब निकल गया ना। सो आप देखो ना, नंबर दिख रहे हैं दीप, कि जैसे आप ओपन अप करते हो। अब क्या हुआ, ओपन अप करने के बाद कुछ हुआ है चाइना में, हांगकांग में? कुछ नहीं। इतना जरूरत से ज्यादा डर है ना। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप लापरवाही रखें, लेकिन मतलब एक्चुअली है ना, इसीलिए चीन की जो रेटिंग दुनिया में कम हो रही है ना, उसकी 2 बड़ी वजह थी जी। एक तो चीन में क्या होता है, चीन के अलावा किसी को नहीं पता, और चीन वालों को भी नहीं पता।
मतलब इतना दबा छुपा के रखते हैं वो लोग। करेक्ट सर। मतलब पूरी जो तानाशाही वाला मामला है वहाँ पर, अनऑफिशियल तानाशाही, yes, जो उत्तरी कोरिया वाले किम जोंग साहब की तरह वाला, हाँ वैसे ही है। शक्ल भी बहुत मिलती है दोनों की वैसा। तो वो जो अब ग्लोबली जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं। और दूसरी बात है कि ये तो दुनिया में जग जाहिर है कि कोरोना उन्होंने ही फैलाया था। और उसके बाद चीन की डी रेटिंग हुई, तो पिछले 2-3 साल चीन के लिए तो बहुत इज्जत कम करने के लिहाज से भी और इकोनॉमी की हालत के लिहाज से भी खराब ही रहे। लेकिन अब वापस ओपन अप वाले मूड में आ रहे हैं, तो थोड़े डेटा बेहतर हो रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया। 4.5% की ग्रोथ आना किसी भी लिहाज से अच्छी मानी जाएगी। इस लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट चीन के लिहाज से ज़्यादा मैं ये मानूंगा कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये बेहतर है। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बेहतर, तो चीन की Exactly. हाँ, आज सुबह सुबह की ये बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से एक अच्छी खबर है कि चीन फिर से ग्रोथ पर आ रहा है, मजबूत ग्रोथ पर आ रहा है। उम्मीद से बेहतर आंकड़े वहाँ पर आए हैं। बिल्कुल, तो देखते हैं आज अगर मेटल्स में थोड़ा एक्शन आता है इस आंकड़े के बाद, बट अनुमान से बेहतर है, क्योंकि 4% का अनुमान लगाया था, 4.5% की ग्रोथ आई है। अदरवाइज बाकी फैक्टर्स तो ठीक है। एक्चुअली 2 दिन से डॉलर इंडेक्स जी ऊपर गया है, थोड़ा थोड़ा जाएगा। कच्चे तेल पर हमने प्रेशर देखा है, गोल्ड थोड़ा फिसला है ऊपर से, थोड़ा बॉन्ड यील्ड उनकी ऊपर जा रही है। मेरे ख्याल से ये डॉलर इंडेक्स का साइड इफेक्ट है। ये डॉलर मजबूत होगा तो दूसरी कमोडिटीज थोड़ी ढीली होनी चाहिए। बाकी कच्चा तेल $85 के आसपास, ये $2 ऊपर नीचे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से धीमे धीमे थोड़े से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो आम राय ये बनी रही कि एक रेट हाइक और बनना है। बट ऐसी कोई अलार्मिंग सिचुएशन, कोई ऐसी नेगेटिव है नहीं। मेरे ख्याल से दीप, इस वक्त अमेरिकी बाजार भी ज़्यादा फोकस है ना कंपनियों के नतीजों पर बनाए हुए हैं। सो आई थिंक आज रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा दिन है। अमेरिका के हाउसिंग डेटा भी आएंगे, वो भी देखेंगे। तो आई थिंक उससे पहले अमेरिकी बाजार रुझान क्लियर है, तेजी की तरफ ही रुझान है। लेकिन अब आप ये सोचें कि रोज ही दम लगाकर भागे अमेरिकी बाजार, मैं तो बोल रहा हूँ हरे में बंद हो रहे वही कम है क्या। तो आपको दिन भर डाउ आपको फ्लैट दिखे, हल्के हरे लाल निशान में दिखे, और रात को अमेरिका आपका बंद ऊंचाई पर जाकर हो। देखो कल पूरे दिन भर कितनी सुस्ती वाला 200 पॉइंट की रेंज थी डाउ की खाली, एब्सोल्युटली, और नास्डैक की रेंज तो 75 पॉइंट की है। और पूरा दिन भर टाइम पास किया इन्होंने आराम से इस रेंज में करके, और एंड में थोड़ी सी अच्छी मजबूत दे दी क्लोज। तो ठीक है, आई थिंक ऑल इज वेल। ऑल इज वेल ना, ग्लोबल में कोई खराबी नहीं, कोई खराबी नहीं, ठीक है। और है नहीं तो ढूंढना क्यों है सर? वो भी है, क्या खराब है, क्या खराब है, देखूं नहीं है तो नहीं है, खराबी तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, आदत घुस घुस के देखा, अच्छा क्या खराब है, कुछ तो निकालो। कभी कभी कुछ नहीं होता है तो निकालने की कोशिश भी मत करो, कुछ नहीं है, शांति है, अच्छा है सब कुछ, ठीक है। तो ऑल इज वेल वहाँ पर। हमारे बाजार में भी वैसे तो अनिल जी कल एक्शन ठीक ठाक ही रहा। एंड में बैंक निफ्टी ने आपको पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी, निफ्टी भी 17,700 के ऊपर बंद हुआ। बट थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इस वित्त वर्ष में, इस सीरीज में पहला दिन हमने थोड़ा कंसोलिडेशन वाला देखा, थोड़ा सीरियस डिप एक बार के लिए देखा, हल्का सा पैनिक सुबह के पहले आधे 1 घंटे में हुआ था। उस हिसाब से कैसा रहा कल का दिन सर? कल का दिन अच्छा था दीप। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखिए, आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर रुक गए। मतलब 17,550 के आसपास बहुत मजबूत सपोर्ट है। और आप 17,575 से घूम गए और क्लोजिंग ठीक हुई। आप देखिए कल का, मतलब आप शुरुआती 1-1.5 घंटा छोड़ दीजिए, बाकी एकदम फर्स्ट क्लास। और बैंक निफ्टी जहां से आपको लीडरशिप चाहिए वहां पे आप देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार 42,000 के नीचे फिसला, एक बार स्टॉप लॉसेस लोगों के ट्रिगर हुए। 41,800 से मजबूत सपोर्ट बनता है, एग्जैक्टली 41,800 पे सपोर्ट लेकर वापस घूम गया। मतलब आप सोचिए, गुरुवार के हाइस के ऊपर क्लोजिंग दी है। यस, ये तो ताकत है ना, ये तो है। तो बैंक निफ्टी तो लीडरशिप पूरी लेकर चल रहा है। तो आई थिंक कल के मार्केट में कोई खराबी, और इसमें 2 चीज और है दीप, कि निफ्टी उतना खराब नहीं हुआ जितना आईटी खराब था। तो इसका मतलब ये कि मार्केट मतलब सबको एक ही तरह से धुलाई नहीं कर रहा। मतलब इन्फोसिस खराब है तो इन्फोसिस से खराब होगा, उसके साथ साथ थोड़े आईटी खराब होंगे, लेकिन पूरा मार्केट उतना खराब नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इवन बैंक्स में भी आप देखिए, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे थे, इनलाइन थे, लेकिन चूंकि स्टॉक 52 हफ्तों के ऊपर के स्तर पे, तब हमने कहा था 2 से 2.5% के आसपास की 3% की कमजोरी बन सकती है, एग्जैक्टली 2% नीचे गया। लेकिन उसके बावजूद गिरा तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक, बाकी बैंक से गिरे। तो ये मैच्योर्ड रिएक्शन है बाजार का। यस सर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जी, रिजल्ट सीजन को लेकर। हाँ, टीसीएस के रिजल्ट आए, लोगों को लगा क्या यार 0.5% की ग्रोथ कम है, तो कम है, और इन्फोसिस ने बैंड बजा दी, पूरी कर दिया। बिल्कुल,
अब HDFC बैंक के रिजल्ट आ गए, स्टेबल है, न ग्रेट न खराब। वन डाउन पे जो प्लेयर है ना, उसकी इंपॉर्टेंस ओपनर से बढ़ रही है, दिख रही है। करेक्ट सर, है ना। तो पहला बैट्समैन आपका ओपनर TCS, उसके बाद इन्फोसिस ने डायरेक्शन दिया है। करेक्ट। पहला बैट्समैन आपका HDFC बैंक, उस पर रिएक्शन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये दीप कि ICICI बैंक क्या करता है। करेक्ट सर। अगर ICICI बैंक ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया तो पूरा बैंकिंग सेक्टर फिर तेजी में है, और अगर ICICI बैंक ढीला हो गया रिजल्ट्स पर तो फिर HDFC बैंक का जो ये 1.5-2% का कट है ना, ये ICICI बैंक और बाकी पूरे सेक्टर में फैलेगा। समझ गया। सो मेक और ब्रेक नंबर 2 है आजकल। वन डाउन पे आने वाला प्लेयर बराबर टिक के खेलता है कि नहीं खेलता है, वैसा हाल है। सो ICICI बैंक के रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर उसमें टाइम है, सैटरडे को आएंगे। सैटरडे को है, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त अगले मंडे को रिएक्शन मिलेगा अपने को। सो अपने कौन सी जल्दी, ये हफ्ता ये तो वैसे भी लंबा वाला रिजल्ट सीजन है, ये 2 महीने वाला है। हाँ 2 महीने वाला बता दूं हमारे दर्शकों को भाई कि जो साल के अंत वाला रिजल्ट सीजन आता है ना, ये 2 महीने तक कंपनियां रिजल्ट दे सकती है, क्योंकि वो ऑडिट करवा कर और पूरे साल भर के कंपाइल करके रिजल्ट देती है। करेक्ट। इसलिए उनको टाइम ज़्यादा मिलता है। तो आराम से आपको 31 मई तक नतीजे सुनने देखने को मिलते रहेंगे। अभी टाइम है तो, लेकिन अगले शनिवार को ICICI बैंक का तो फिक्स है, शनिवार को बोर्ड मीटिंग है उनकी, बोर्ड मीटिंग फिक्स है शनिवार को। पहले तो बड़ौदा में करते थे काफ़ी कुछ, उनका हेडक्वार्टर वहाँ था, आजकल तो मुझे नहीं पता, शायद मुंबई में करते हो, बट शनिवार को तो आई थिंक हम नंबर 2 को भी देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। ये एक्चुअली अच्छा पॉइंट आपने बोला कि पहले कंपनी का रिएक्शन जरूरी नहीं कि एक सही रिएक्शन हो, दोनों को मिलाकर देखो, क्योंकि देखिए TCS है, लेकिन इन्फोसिस भी कोई कम नहीं। HDFC बैंक के लिए ICICI, ट्रू, सही बात है सर। तो उस हिसाब से दोनों को देख के डिसाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये समझाइए, क्योंकि आपने बैंक्स और IT दोनों की बात करी, कल की ये जो IT की सेलिंग थी, क्योंकि नतीजों पर समझ में आता है, बट जो सेक्टर में इसने किया, ये थोड़ा और प्रेशर यहाँ से भी बनते हुए दिख सकता है, थोड़ा और एक सेलिंग का प्रेशर और आ सकता है? ना नहीं। अब IT में क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है दीप आपका। IT में अब जो भी होगा, अब स्टॉक स्पेसिफिक होगा। ओके। सेक्टर स्पेसिफिक जो होना तो हो गया, वो कल हो गया। सेक्टर कल एडजस्ट हो गया है। अब फॉर एग्जांपल HCL टेक के नतीजे अगर उम्मीद से बेहतर आएंगे तो HCL टेक चलेगा, खराब है तो HCL टेक गिरेगा। अब दूसरों को उसके साथ सहानुभूति में गिरने की जरूरत नहीं है। राइट। वो एक बार के लिए होना तो हो गया। विप्रो में सेम होगा, मिड कैप IT, LTI, माइंट्री या फिर कोफोर या परसिस्टेंट। अब IT में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पर आप जाएंगे। सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट इनसे नहीं होता, वो लीडर से ही होता है। लीडर तो 2 ही हैं, इन्फी और TCS। अब कोई विप्रो, कोई HCL टेक इतना ही खराब बोल जाए कि वो 20% घटे, तब तो बाकी 5% घट सकते हैं, वो तो होना नहीं है। तो आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट IT में आ चुका है, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट बैंकिंग में बाकी है। गॉट इट। बैंकिंग में उस तरह से नहीं आया। हाँ, सो आई थिंक, और बैंक्स में भी एक चीज और बोलना चाहता हूँ, अच्छा सवाल आपने किया IT पर, लेकिन मैं थोड़ा सा बैंक की तरफ ले जा रहा हूँ। सरकारी बैंक हमारे ऑल टाइम फेवरेट, और ये सरकारी बैंक दीप, यहाँ से भी सारे सरकारी बैंक बहुत मजबूती से बढ़ने को तैयार है। तो अगर बैंक्स में दिक्कत आई भी, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक, फॉर एग्जांपल मान लो, वैसे तो होना नहीं चाहिए, कोई खराब रिजल्ट आने का कोई कारण ही नहीं है, फिर भी अगर कोई रीजन से अगर ICICI बैंक थोड़ा ढीला है, उम्मीद से कम आए, तब भी आपको फोकस सरकारी बैंकों पर करना है। ये सरकारी बैंक जो आपको पसंद आए, डिलीवरी वाले छोटे या दूसरे बड़े, इनके रिजल्ट्स दमदार आएंगे। ये बाय ऑन डिप सर, ये सारे रिजल्ट ध्यान से अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, बोल्ड कैपिटल लेटर में, ये सारे सरकारी बैंक या FNO वाले 10-15% और कैश वाले 25 से 30% का मुंह देने को तैयार है। 25 से 30% का मुंह अभी भी? 100%। तो सरकारी बैंकों में आपको कोई बैंक ऑफ इंडिया समझ में आता है, कोई आपको जम्मू कश्मीर बैंक समझ में आता है, आपको कोई जो भी है XYZ बैंक, आपको जो बैंक आपको समझ में आता है, थोड़ा वो डिलीवरी लेके छोड़ दीजिए। गॉट इट। हाँ, वैसा है। ये तैयार है। सो बैंक्स पे फोकस रखना ही रखना है, बाय ऑन डिप्स है ये भी। समझ गया। तो ये इंटरेस्टिंग। कल आपका वैसे बैंक ऑफ इंडिया का पहला टारगेट भी आ गया था, बट बाकी भी PNB भी एक्शन में था, BOB भी था, छोटे सरकारी बैंक अनिल एसेंशियली आपको कह रहे हैं यहाँ पर रखिए नजर। चलिए सर, फिर आज का थोड़ा सेटअप भी समझ लेते हैं, IPO की भी बात करेंगे आपके साथ, बट बताएं फिर आज के सेटअप क्या कह रहे हैं आपको। देखो, पहले तो आज की मार्केट स्ट्रेटजी में 2-3 लाइनें मैंने लिखी है, आप कहें तो पेश करूँ। इरशाद। हाँ जी। पहले तो एक
कल जो फॉल हुआ इंट्राडे में करेक्शन आया वो चाहिए भी था। 9 दिन लगातार बढ़ने के बाद अगर आप करेक्शन न देखें तो ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। जितना जल्दी आए उतना बेहतर है। स्क्रीन पर आकर खत्म हो जाए और भी बेहतर है। बिल्कुल। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आकर रुके तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। कल के करेक्शन के बाद आज अगर जो सुस्ती के साथ शुरुआत के संकेत है, आपको एक मंत्र दे देता हूँ जिस पर आपको फोकस करना है। जब तक 17,500 के नीचे निफ्टी बंद ना हो तब तक आप चेन की नींद सोते रहिए। ओके, 17,500। हाँ, ऐसे तो लेवल 17,550 है, लेकिन मैंने 50 पॉइंट का क्वेश्चन और इसलिए रख दिया क्योंकि मैं सोने की बात भी कर रहा हूँ। तो 50 पॉइंट में आपकी नींद नहीं उड़ेगी। नहीं तो पता चला कि एकदम 17,550 पे पहुंचा रहा, आप हड़बड़ा कर जाग जाएंगे, अरे अनिल जी का लेवल आ गया। जब तक 17,500 के ऊपर बंद हो रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स की रणनीति। गॉट इट, क्लियर है? क्लियर है। बैंक निफ्टी जब तक 41,000 के ऊपर बंद हो रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स की रणनीति। आप बोलेंगे यहाँ से 1200 पॉइंट है जो है ये है लेवल। मेरे अपने घर से तो निकालता नहीं है। करेक्ट सर। निफ्टी बैंक निफ्टी से ही लेता हूं। कल भी वैसे इंटरडे 800 पॉइंट की मूव है बैंक आइए निफ्टी ना, बिल्कुल। सो जब तक 41,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है तब तक चेन की नहीं रही। रनिंग करेक्शन कभी भी किसी भी वजह से आएंगे या बिना वजह भी आएंगे। राइट, कभी इन्फोसिस वजह बनेगा, कभी बिना वजह भी बन सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अपने ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखिए। पहली चीज, अब यहाँ से बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। बढ़ेंगे हम, बाय ऑन डिप्स है, लेकिन स्पीड धीमी हो सकती है। देखो 8-9 दिन 10 दिन आप अच्छे देख लिए, अब आप रोज सोचो रोज निफ्टी 100 बढ़े तो ऐसा नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। ऐसे तो अगली इस अप्रैल के महीने में आप 18,800 लाइफ हाई बना दोगे। यस, 18,900 पे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तो बढ़ने की रफ्तार धीमी होगी, लेकिन व्यू आपको तेजी का रखना है। Got it. और अब आप बोलोगे, अब एक तरफ तो कह रहे हो तेजी का भी ध्यान रखो, बाय ऑन डिप्स भी रखो, फिर रफ्तार भी धीमी, पैसा कैसे बनेगा फिर? बनेगा कैश के स्टॉक्स में। ये जो अगली लाइन है वो बहुत काम की है। अब धीमे धीमे आपकी तेजी ब्रॉडर मार्केट में फैलेगी, कैश मार्केट के स्टॉक्स में फैलेगी। तो जो स्टॉक आपको डिलीवरी के लिहाज से पसंद है 2-4 हफ्तों के लिए, पोजिशनल ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, और जिनको आप मूड माहौल अच्छा होने के बाद खरीदना चाहते थे, वो गॉट इट, ये काम की चीजें आप, ठीक है ना? ठीक तो है। इन चीजों पर बिल्कुल फोकस बना के रखिए। समझ गया सर, आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दी। समझ गया। अब आइए आज के संकेत। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, एफआईएस के संकेत नेगेटिव हैं, हल्के न्यूट्रल से नेगेटिव मान सकते हैं। घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव हैं। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, एफएनओ न्यूट्रल है और ट्रेंड न्यूट्रल है। तो नेगेटिव में हल्का फुल्का अगर कोई है तो वो आईएफआईएस का हल्का फुल्का, वो भी ज्यादा नहीं। ब्लॉक डील्स का भी असर है, अदरवाइज ठीक ठाक। ओके, निफ्टी सपोर्ट जोन कल का लो ही है 17,575 17,650 आज के लिए सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में ही एंट्री मार लेनी है खरीदने के लिए, और अगर इसके नीचे मिले तो कहना ही क्या, 17,500 550 तो पक्का स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, कोई सोचने की बात ही नहीं। जिस दिन 17,500 के नीचे बंद होगा हम समझ लेंगे हमने गलती की, आगे से नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस ट्रिगर, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बात खत्म है ना। जब लेवल क्लैरिटी से पता हो तो ट्रेड कर सकते हैं। कंफ्यूजन वाला काम हो और लेवल कोई दूर का नहीं है दीप जी, 17,700 पे बंद है, 200 पॉइंट, 1% की रिस्क, इतना तो बनता है। नहीं लेंगे तो फिर चल ही नहीं सकता भाई। एग्जैक्टली, एफडी में थोड़ी पैसा लगा रहे हैं हम, स्टॉक्स में लगा रहे हैं। एग्जैक्टली, कि एफडी में नहीं है ना कि कभी भी नीचे जाता ही नहीं है। कल एफडी में वैल्यू आज से ज्यादा ही होगी, ब्याज रोज का मिलता है। ये मार्केट है, देता तो छप्पर फाड़ के, लेता तो थप्पड़ मार के। इन लाइन अच्छी है, हाँ तो रिपीट कर ये एक बार फिर से। हाँ, ये मार्केट है, देता तो छप्पड़ फाड़ के और लेता है तो थप्पड़ मार के। Got it. ऐसे ही है। तो ये है आपके लिए, और ऊपर का लेवल है 17,750 17,800। इस रेंज में हल्की फुल्की रुकावट देखेंगे, पार करके निकले तो 17,825 17,875 प्रॉफिट बुकिंग जोन आपके लिए बनकर आता है। Got it. बैंक निफ्टी 42,125 ये पहला सपोर्ट जोन है आज के लिए। इसके ठीक नीचे 41,600 से 41,800 की रेंज अच्छी मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे, जहां पर आपको दिल खोल कर खरीदारी करनी है। ऊपर की रेंज 42,450 से 42,600 की है। ये अटकने रुकने का लेवल है, पार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो गए। बैंक निफ्टी के लिए आजकल कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, मुश्किल हो सकती है, नामुमकिन नहीं होती। इसलिए इसके ऊपर अगर आप पहुंचते हैं तो 42,725 42,825 वो रेंज जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली करनी चाहिए। ये आपके लिए बड़े लेवल। गॉट इट सर। थोड़ा डेटा भी समझाइए सर।
FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 2% घटी है, 39 से 37%, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। पुट कॉल रेशियो बहुत अच्छा घट कर आया है निफ्टी में, आई एम हैप्पी। 1.28 से 0.93, जो थोड़ा हल्का आपको चाहिए था वो हो बस कल गया। अपने बात कर रहे थे। हाँ। पुट कॉल रेशियो और बैंक निफ्टी का भी घट गया, बढ़ने के बावजूद। ज्यादा अच्छा मुझे बैंक निफ्टी का लगा दिया। एग्जैक्टली, मैं वही पूछने वाला था आपसे। उसका रीजन है, हाँ। निफ्टी साथ नहीं दे रहा, बैंक निफ्टी मजबूत है। तो जो डरपोक तो नहीं कहूंगा, बुरा लग जाए किसी को, जिसका दिल चूहे जैसा होता है ना छोटा, वो सोचता है कि चलो यार प्रॉफिट बुक करो ना। पता चला निफ्टी क्या होता है, तेजी करने वाले बड़े डरपोक होते हैं। यस, हमने कई बार हाँ, और मंदी करने वाले होते हैं ढीठ, हाँ है ना, टिके रहते हैं। हाँ, तेजी करने वालों को थोड़ा सा नीचे गया नहीं, ऐसा लगता है कि बस आज आखिरी दिन में बाजार कल ताला लगने वाला है, वापस आएंगे नहीं वह। करेक्ट, जबकि डरना मंदी वालों को चाहिए। करेक्ट। कितने मंदी वाले ये बोल सकते हैं 7,500 की निफ्टी वापस आएगी? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलता। लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस है उनको। तेजी करने वाले हर ट्रेडर को पूछो, क्या लाइफ में कभी 19,000 देखोगे? क्योंकि 1887 का हाई है, उसके बाद सब बोलेंगे हाँ। फिर भी डर लगता है। उसके ऊपर तो नहीं लिया ना आपने, फिर भी डर लगता है। तो वही वाली बात है, तो आपका व्यू उस बनाना चाहिए। तो एनीवे, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल पुट कॉल रेशियो घटने का रीजन ये है कि तेजी होने के बावजूद निफ्टी की कमजोरी थी, तो काफी ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन थैंक यू कर दी। बढ़िया, चलिए मौजूदा पोजीशन स्टॉप लॉसेस 17,500, एक ही स्टॉप लॉस रखना है इंट्राडे और क्लोजिंग 17,500, 5-25 पॉइंट अपने हिसाब से दिमाग लगा लें। और किसी को छोटा रखना है तो कल के लो का रख लीजिए 17,575 का, बाकी मेरे हिसाब से 17,500 काफ़ी है। बैंक निफ्टी कल का लो का स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे 41,800 का, क्लोजिंग का स्टॉप लॉस दूर है, वो है 41,500 का, उसके पहले कोई स्टॉप लॉस नहीं है, वही लगाना है। इंट्राडे 41,500 क्लोजिंग। किसी को छोटा रखना है क्लोजिंग 41,800 भी रख सकता है, और छोटा किसी को इंट्राडे और क्लोजिंग रखना है तो 42,000 का रख सकता है। आपकी श्रद्धा पर 3 स्टॉप लॉस है, 42,000, 41,800, 41,500 चूज कर लीजिए, चूज कर लेते हैं। डन। शॉर्ट साइड पर 17,863 का कल का हाई है, ठीक 200 पॉइंट ऊपर, 1% का स्टॉप लॉस बनता है बिल्कुल। तो आपका स्टॉप लॉस है 17,900, ठीक है। इंट्राडे और क्लोजिंग है 17,850 का से है 17,900 कर दे, कल वाले लगा दिया। अच्छा, हाँ, ये तो कल था 17,900, एक ही स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग, हाँ ये वाला ठीक है। और बैंक निफ्टी का 42,600 कल का हाई है, वही इंट्राडे और वही क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपका 42,600 का है। ठीक है। तो कल भी 900 ही बोला था ना? कल कितना बोला था? कल भी 900 ही था, आई थिंक। याद नहीं थी, 850 था या 900, मेरे ख्याल से 850 था। ऐसी गलती नहीं आती है, कॉपी कट पेस्ट में आती है। तो कल 850 ही बोला पक्का, एक मिनट, सही जवाब 850। तो कल के हिसाब मुकाबले तो आज 850 होना चाहिए ना। आज तो कल 863 का हमने एक हाई दिखाया है। अच्छा, बनाया नहीं, दिखाया है। बनाने में दिखाने में फर्क है। वो जो ओपनिंग का जो था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। गॉट इट सर, अंडरस्टूड। क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन तो आज ज्यादा बड़ा है। एग्जैक्टली, ठीक है सर। नई पोजीशन से नहीं, माफ कीजिए, शॉर्ट पोजीशन के लिए 17,900, 42,600 हो गया। अब नई पोजीशन निफ्टी खरीदना है 17,575, 17,650, ये जो अभी रेंज आई है एकदम परफेक्ट है, यही खरीदना है। ठीक है। स्टॉप लॉस 17,500 का बनेगा। टारगेट 17,700, 725 और 750 तीन छोटे टारगेट है। 800, 825, 850 तीन मीडियम टारगेट, बस। बेसिकली 700, 750 पहली रेंज है जहाँ बुक करना है, 800, 850 दूसरी रेंज है जहाँ बुक करना है। गॉट इट, क्लियर है। बेचना है, बिल्कुल बेचिए, जरूर शौक फरमाइए। 17,800 से 17,900 की रेंज में बेचिए। 800, 825 पे पहला, 850, 875 के आसपास दूसरा बेच दीजिए। ऐसा 2 बार 2 टुकड़ों में बेचिए। स्टॉप लॉस 18,000 का लगाइए। टारगेट जो बनेंगे 17,725 और 17,700 दो छोटे टारगेट है। 17,650 और 17,625 दो मीडियम टारगेट है। 17,600 और कल का लो 17,575 फाइनल टारगेट जिसके लिए करनी है बिकवाई। बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा है। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदना है। बैंक निफ्टी आपको 41,800 से 42,000 की रेंज में आज मौका मिले तो जरूर 2 टुकड़ों में ले लीजिए, एक 42,000, एक 41,500, इसके आसपास, सॉरी 41,800, इसके आसपास खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस आपके पास 2 तरीका है, एक तो बिल्कुल छोटा सा लगा लें जो कल के लो के नीचे होगा 41,750 का, और जिनको दूर लगाना है वो 41,500 का। लेकिन डे ट्रेड के लिहाज से 41,500 सूटेबल नहीं होता, लंबा हो जाता है, इसलिए मैं 41,750 का आपको दे रहा हूँ स्टॉप लॉस। कारण साथ में इसलिए बताते जाता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, स्टॉप लॉस लगाना भी एक कला है, आर्ट है, वो आपको सीखनी चाहिए अगर आप ट्रेड करें। तो स्टॉप लॉस आप सूटेबली कहाँ प्लेस करें
कभी छोटा स्टॉप लॉस प्लेस करने में ये फायदा होता है कि नुकसान कम होता है, कम नुकसान में आप बच जाते हैं। लेकिन कभी ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर वापस ऊपर आ जाता है। तो वो आर्ट आप में आनी चाहिए कि किस दिन आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, किस दिन बड़ा। सो आज छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, और उसका रीजन बताता हूँ। अगर लगातार दूसरे दिन मार्केट लोअर लो बनाता है तो आपको लंबे स्टॉप लॉस के लिए नहीं रुकना। कल आपने 41,800 देखा, परसों के मुकाबले में लोअर लो बना, तो फिर क्यों आपको रुकना है? इसलिए 41,750 स्टॉप लॉस है। टारगेट 42,125, 42,200 दो छोटे टारगेट हैं, 42,275, 42,375 दो मीडियम टारगेट है, 42,450 और 42,500 तक के बड़े टारगेट के लिए। ये तो होगी आपकी निफ्टी में खरीदारी, बैंक निफ्टी में खरीदारी की राय। अब बैंक निफ्टी चूंकि कल जिस हिसाब से बढ़ा और सेकंड हाफ में मजबूती बनाई, अब यहाँ पर मुझे अगर समझो 42,000 के नीचे नहीं आया तो फिर आपके लिए एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय है, और वो है 42,000 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ 5-25 पॉइंट नीचे लगा लें। मैं राउंड फिगर में आपको 42,000 बता रहा हूँ। ऊपर के टारगेट 42,375, 42,450 और 42,503 छोटे टारगेट हैं, 42,550, 42,625 दो मीडियम टारगेट है, 42,725, 825 तक के बड़े टारगेट बनेंगे अगर आप करते हैं खरीदारी तो। अब आइए बिकवाली की राय, और ये बिकवाली की राय एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। मैं एग्रेसिव ट्रेडर्स लिखवाना भूल गया, लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स लिखिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स बैंक निफ्टी को बेच सकते हैं 42,500 से 42,725 की रेंज में, टुकड़ों में बेचिए। 42,850 का होगा आपका स्टॉप लॉस, और 42,450, 42,375 दो छोटे टारगेट हैं, 42,275, 42,150 दो मीडियम टारगेट, 42,000 और 41,800 के बड़े टारगेट के लिए बिकवाली भी शौक से करिए। ठीक है, तो ये है आपके लिए सारे के सारे टॉप आज की पूरी स्ट्रैटेजी और नज़र। बलरामपुर और डेल्टा दोनों बैन में है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। डेटा भी कल आशीष बहुत दिनों बाद आए, बताया ना उन्होंने सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ। डेटा सर एफआईएस का 10 दिन बाद आई थिंक सेल फिगर आया, बट इसमें कल 2 ब्लॉक डील्स भी हुई थी, तो शायद उसका हाँ, ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। और थोड़ा बहुत आईटी भी का है, थोड़ा आईटी हिसाब से 500 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है कैश मार्केट में। सामने 270 करोड़ की लोकल फंड्स ने खरीदारी की है। इंडेक्स में जरूर 750 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से और 650 करोड़ की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर्स में। तो नेट मिलाकर देखें तो करीबन 2,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा डायरेक्शनल तौर पर आपके लिए एफआईएस की तरफ से। इसलिए मैंने आंकड़े थोड़े से नेगेटिव रखे हैं और लोकल फंड्स के आंकड़े न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। लेवल्स का जहाँ तक सवाल है दीप, 17,700 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी पर। 17,700 के पुट पर 74 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो ये आप, और 17,700 के कॉल्स पर 85 लाख शेयर है। मामला बराबरी का है जी, और कल दबाकर कॉल राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग भी थोड़ी होती दिखी है। तो 17,700 मेक और ब्रेक और कशमकश वाला लेवल, और वहीं पर आप बंद हुए हैं। नीचे 17,600 सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर 17,800 रुकावट का काम करेगा। तो 17,600, 17,800 ये रेंज है, 17,700 मिडिल पॉइंट, और वहीं पर टकराव वाला मामला है। बैंक निफ्टी 42,000 मजबूत सपोर्ट, 36 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, 42,500 26 लाख शेयर है, हल्की फुल्की रुकावट। सो ज़्यादा 42,000 का इंपॉर्टेंस है सपोर्ट के लिहाज से। ये आपके लिए वायदा कारोबार के डेटा। गॉट इट सर। चलिए, तो पूरा डेटा आपके सामने है, देखते हैं आज का सेशन कैसा रहेगा। लिस्टिंग 9 बजे सर? 9 बजे जैसा आप कहें, चलिए जैसी आपकी इच्छा। चलिए, तो प्री ओपन के बाद अनिल जी वैसे भी तो 9:45 बजे जाके लिस्ट होता है। कौन सा टाइम तो है, बहुत टाइम है अपने पास, जल्दी। बाकी सब लोग देखो, कुशल जी भी आ गए, काफी बिजी भी हैं। कुछ खबरें ढूंढ रहे कुशल? उसी पर काम लगा। ढूंढने से भी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही आज तो। चलिए फिर, पर जितनी भी खबरें आई है, थोड़ी हमारी टीम के साथ जाने, कुछ नतीजे भी आए। ट्रिगर्स नतीजे और खबरें लेकर नुपुर, अरमान और कुशल हैं तैयार, और साथ ही ब्रोकरेजेस जो बताने वाले हैं आशीष। कुशल, आपसे करते हैं शुरुआत, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं मॉर्निंग। बिल्कुल दीप, यहाँ पर ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे पहले तो आपको फोकस करना है आज नंबर्स कौन से आ रहे हैं। फिनोस्पेस से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये अपने पोस्ट मार्केट नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही कैश सेगमेंट से टाटा कॉफी, शैफलर इंडिया, एक्सेलेट सॉल्यूशंस और क्रिसल यहाँ पर फोकस रखिए। जिंदाल स्टेनलेस बोर्ड बैठक में स्पेशल डिविडेंड पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही प्राइस बैंड में बदलाव है। एससीपीसी 40% से 20% हुआ है, मंगलम ऑर्गेनिक्स 20% से 10% और फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावेनकोर 20% से 10% यहाँ पर ये होते हुए दिखे। आईपीओ के लिहाज से एवलॉन टेक आईपीओ लिस्टिंग है इसकी, तो यहाँ पर फोकस रखिए। सब्सक्रिप्शन 2.34 टाइम्स का होता हुआ दिखा था। एक्स डेट है मुथूट फाइनेंस के अंतरिम डिविडेंड की। साथ ही धामपुर शुगर मिल्स जो 6 रुपए का डिविडेंड इन्होंने दिया था,
उसकी भी एक्स डेट है, और अलकार्गो लॉजिस्टिक्स की जो अलकार्गो टर्मिनल्स एंड ट्रांस इंडिया रियल्टी एंड लॉजिस्टिक्स पार्क्स की डिमर्जर है उसकी भी एक्स डेट है। इंटरेस्टिंग टॉक ऑफ द टाउन आज ये होने वाला है कि यहाँ पर एप्पल अपना बीकेसी में स्टोर खोलने वाला है, जिसके एप्पल के जो सीईओ हैं जिसमें टिम कुक इसको लॉन्च करते हुए दिखेंगे। तो ये बड़ा ट्रिगर है, बड़ा इवेंट है इनफैक्ट आज के लिए। ओके, तो नज़र है इन सारे के सारे ट्रिगर्स पर। नूपुर, मॉर्निंग, बताएं नतीजे और खबरें कौन से लेकर आए हैं? बिल्कुल, नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर एंजल वन, जहाँ पे Q4 की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है। कंपनी की आय देखेंगे तो 21% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 30% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर भी नज़र आ रही है। मार्जिन्स देखें तो 300 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। 43.5% से बढ़कर इस बार 46.5% के आसपास आते दिखे। और मुनाफा भी देखें तो 31% से इस बार बढ़कर आया और ₹4 का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। जस्ट डायल यहाँ पे भी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू करीबन 39% से इस बार बढ़कर आया। कामकाजी मुनाफा 33 करोड़ के आसपास है। पिछले साल कंपनी ने 6 करोड़ का लॉस किया था। और मुनाफा भी देखें तो 13% की ग्रोथ आपको वहाँ पे दिखेगी। 83 करोड़ का मुनाफा इस बार कंपनी ने किया है। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे नतीजे मिले जुले आपको नजर आएंगे, क्योंकि कंपनी की आय में तो 52% की ग्रोथ है, 49 करोड़ के आसपास आती दिखी है। लेकिन जो कामकाजी इस बार कंपनी ने लॉस किया है वो करीबन 16 करोड़ के आसपास दिखेगा। और जो टोटल लॉस है वो करीबन 6 करोड़ के आसपास है। मुनाफा था पिछले साल 28 करोड़ के आसपास का। ओके, तो नतीजे भी आपके लिए कुछ आए हैं, कैश वाले हैं, जिन पर आपको रिएक्शन दिखेगा। अरमान, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं? जी, खबरों में सबसे पहले टाटा कॉफ़ी, सीसीएल प्रोडक्ट्स, इन कॉफ़ी स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखेंगे तो कॉफ़ी के दाम में लगभग आपको 4% की बढ़ोतरी दिखेगी। शुगर स्टॉक्स यहाँ पर भी फोकस रखें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखेंगे 1.5% के आसपास की जो है आपको कल तेजी आती हुई दिखी। उसी के साथ साथ घरेलू बाजार की बात करें, वहाँ पर भी आपको शुगर के दाम में थोड़ी बढ़त दिख रही है। अगर आप पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में मिल्स ने जो है दाम थोड़े बढ़ाए हैं। एरिस लाइफ साइंस, यहाँ पर यूटीआई म्यूचुअल फंड ने लगभग 0.32% जो हिस्सेदारी है बढ़ाई है। उनकी हिस्सेदारी अब बढ़कर 7.08% हो गई है और 13 अप्रैल को सेकेंडरी मार्केट के जरिए जो है ये हिस्सेदारी बढ़ाई गई थी। ओरिएंट सीमेंट, जहां पर शेयर होल्डिंग अपडेट ये आया है कि Q4 में अगर आप बात करें, एफआईज ने लगभग 1.7% के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनकी जो टोटल हिस्सेदारी है वो अब 6% से बढ़कर लगभग 7.7% के आसपास हो गई है। बल डील्स में जी एंटरटेनमेंट पर ध्यान रखिए, क्योंकि जो इन्वेस्को है, अगर उनका देखेंगे उनकी टोटल जो 5.1% जो पूरी हिस्सेदारी है वो उन्होंने बेच दी है। और अगर आप बायर्स में देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली ने लगभग, अगर आप देखेंगे, 1.6 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। सिग्नेटी की बात करें, उन्होंने लगभग 90 लाख, और गोल्डमैन सैच्स की बात करें तो वहां पर उन्होंने भी 64 लाख शेयर्स जो है यहाँ पर बायर्स में उन्होंने खरीदे हैं। पूना वाला फिनकॉर्प अंत में बात करें तो यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डर्स में कुछ ने माल बेचा है, जिसमें संजय चमरिया साहब हैं, जिन्होंने लगभग 83 लाख शेयर्स बेचे हैं। मयंक पोदार साहब हैं, उन्होंने 17 लाख शेयर्स बेचे हैं। और उसी के हिसाब से अगर आप बायर्स की कैटेगरी देखें तो वहाँ पे आपको आदित्य बिरला सन लाइफ में लगभग उन्होंने 40 लाख के आसपास जो है शेयर्स खरीदे हैं। एबीएसएल अम्ब्रेला फंड्स की बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने लगभग 3.5 लाख के आसपास जो है शेयर्स खरीदे हैं। और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने भी लगभग 0.65% 50 लाख शेयर्स जो हैं खरीदे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे एक्शन। और कल जो 2 बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी उसमें कौन है बायर्स ये भी समझ के आ रहा है। कुछ बढ़िया डोमेस्टिक और फॉरेन फंड्स ने खरीदारी करी है यहाँ पर। आइए फिर, आज ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है, खबरें कम है बट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स काफ़ी आई हैं। जानते हैं इनके बारे में आशीष के साथ FIR। मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट से करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु, ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। टॉप रिपोर्ट्स के साथ शुरुआत करता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर कवरेज आई है, जहां पर 4 कंपनियां ऐसी हैं जहां पर कवरेज की शुरुआत की। मान रहे कि सेक्टर काफ़ी अंडर पेनेट्रेटेड है, नीश है, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो कैनफिन होम्स, यहाँ पर इक्वल वेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है। 550 रुपये का लक्ष्य है, हालांकि 570 जो है कल की क्लोजिंग है। लेकिन आवास फाइनेंसेस पर जो है बुलिश है, क्योंकि इक्वल वेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की, 1900 रुपये का टारगेट दिया, 1795 की क्लोजिंग है। इसके अलावा आवास फाइनेंसेस यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग दी है, 325 का टारगेट, 256 की क्लोजिंग। और होम फर्स्ट फाइनेंस यहाँ पर भी देखिए तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, कवरेज की शुरुआत की है, 720 की क्लोजिंग है, 900 रुपये का टारगेट दिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो L&T यहाँ पर भी आपको खास नजर रखनी है, क्योंकि अच्छी रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 2650 रुपये के लक्ष्य के लिए 2214 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि हर बार
कंसर्न्स माने जाते हैं कि इलेक्शन से पहले ऑर्डर फ्लोज में कमी आती है, लेकिन पिछले प्री इलेक्शंस में, पिछले 3 साल के प्री इलेक्शंस में अगर आप देखें पीरियड्स में इन्होंने एनालाइज करके देखा है कि ऑर्डर फ्लो जो है डबल डिजिट में बढ़ता है तो ज़्यादा असर नहीं होगा। तो अपने व्यू पर रिएटरेट करें, 2650 का टारगेट दिया है। इसके अलावा मैक्वायरी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 2540 के लक्ष्य के लिए, और मान रहे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफेंस स्पेस में जिस प्रकार से ऑर्डर फ्लो बढ़ता जा रहा है इस स्टॉक के ऊपर ये बुलिश है। एसबीआई का आज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 925 के लक्ष्य के लिए, 762 रुपए की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि इंडस्ट्री स्प्रेंट्स अगर आप देखें तो मार्च में पिछले साल के मुकाबले 28% घटे। यूपीएल एचएसबीसी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 950 का टारगेट दिया, 737 की क्लोजिंग चल रही है। टाटा केमिकल्स पर भी आपको खास नजर रखनी है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो बता रही हैं कि यहाँ पर प्राइस कट किया गया है 3 से 4% का। तो यहाँ पर एचएसबीसी खरीदारी की राय को बरकरार रखें, लेकिन लक्ष्य में मामूली एडजस्टमेंट किया इन्होंने, 1270 से घटाकर 1250 कर दिया, तो यहाँ पर रखेंगे फोकस। पीआई इंडस्ट्रीज एचएसबीसी की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 4000 रुपए के लक्ष्य के लिए, 3042 की क्लोजिंग। धानु का एग्रीटेक एचएसबीसी खरीदारी की राय दे रहे, लक्ष्य 900 से घटाकर 800 कर दिया है। रैलिस पर होल्ड की राय 225 का टारगेट, और बेयर क्रॉप साइंसेज यहाँ पर भी होल्ड की रेटिंग है, लक्ष्य 5000 से घटाकर 4750 रुपए कर दिया है, 4111 की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो आज आई हैं। आशीष, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं? पांचों फार्मा काउंटर्स पे भी नजर रखनी है। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य बढ़ाया गया है 4965 से बढ़ाकर 5535 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स भी न्यूट्रल की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं। सन फार्मा पर जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, 1200 का टारगेट, 999 की क्लोजिंग। गोल्डमैन सैक्स बिकवाली की राय को बरकरार रखा, हालांकि लक्ष्य इन्होंने भी थोड़ा सा बढ़ाया है, 845 से बढ़ाकर 875, 999 की क्लोजिंग चल रही है। डिविस लैब जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2550 रुपए के लक्ष्य के लिए, 3163 की क्लोजिंग है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत आप देखिए गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और इनफैक्ट इन्होंने लक्ष्य तो बढ़ाया है, 3375 से बढ़ाकर 3500 कर दिया है। सिप्ला पर जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहे, 900 रुपए का टारगेट दिया है। जाइडस लाइफ साइंसेज पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 510 से बढ़ाकर 575 कर दिया है। ऑरबिंदो फार्मा पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 535 से बढ़ाकर 610 कर दिया है। साथ में अगर आप देखें तो ग्लैंड फार्मा यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो रिपोर्ट है, जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य 1950 से घटाकर 1700 कर दिया है। और अंत में ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य 435 से बढ़ाकर 500 कर दिया, हालांकि स्टॉक चल रहा है 490 पर। ओके, तो ढेर सारी रिपोर्ट। आशीष, कोई खास वजह आज एक साथ इतनी सारी रिपोर्ट्स आ गई? सर आज खबरें कम है, रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा है हमारे पास। ओके, उसमें भी एक्चुअली वैसे देखा जाए तो रिपोर्ट सेक्टर पर काफी है, सेक्टोरल उस हिसाब से एक सेक्टर के ढेर सारे स्टॉक्स पर आ गई हैं। तो चलिए, काम का बैलेंस बना रहे, इस वजह से आज एफआईज की तरफ से रिपोर्ट्स हैं ज़्यादा। इसी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। आइए करते हैं शुरुआत मंगलवार की सुबह पिक ऑफ द डे के साथ। बंसल जी, सुप्रभात, शुरुआत करें, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मुझे तो लगा था आज आप कुणाल जी के साथ शुरुआत करेंगे। आया तो मैं कुणाल जी से पहले हूँ, पर जब भी कुणाल जी थोड़ा समय से जुड़ जाते हैं, मतलब कि प्रोग्राम में समय से जुड़ जाते हैं, तो अमूमन अनिल जी मेरी रिसर्च ने पाया कि आप शुरुआत कुणाल जी से करते हैं। ओह, रिसर्च फिर से आपके चार्ट पे फॉल्स ब्रेकआउट था। जी सर, बताएं। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है इंडिगो। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये एक प्रमोटर निकलते हैं, स्टॉक्स में से करेक्शन आती है, अच्छे से कंसोलिडेट हो लिया है और अब एक बड़ी तेजी के लिए इंडिगो रेडी हो रहा है। तो 1897 1897 के स्टॉप लॉस के साथ इंडिगो को खरीदारी की राय है। 1991 पहला टारगेट है, 1991 से लेकर 2000 का टारगेट जोन है। इंडिगो है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय, इंडिगो 1897, ये है स्टॉप लॉस 1991 और 2000, दो टारगेट आपके लिए। कुणाल जी, सुप्रभात आपको भी, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, अभी अभी बंसल जी ने कहा कि मैं कुणाल जी से पहले आया हूं। हाँ,
तो अनिल जी वो इस संसार में भी अनिल जी मेरे से पहले ही आए हैं, तो इसलिए अनिल जी उनका तो मान रखना ही पड़ेगा अनिल जी। उन्हीं से शुरुआत कीजिए अनिल जी। काफी पहले आए हैं ऐसा लगता है, 15-20 साल का तो होगा फर्क सर। बहुत बहुत अनिल जी काफी बड़ा अंतर है। थैंक गॉड जनरेशन गैप नहीं है। अनिल जी वैसे देखिए, जी जी वैसे देखिए अनिल जी कल मेरे लिए बड़ा लकी डे था, पूछिए क्यों अनिल जी? क्यों? अनिल जी देखिए आज तक अनिल जी लोग कई बार मुझे राकेश बंसल समझ लेते थे। हाँ। तो मैं कई बार कहीं जाता था, लोग मुझे राकेश बंसल कहकर पुकारते थे। कल अनिल जी मैं बाजार में था और किसी ने मुझे अनिल सिंह भी कहकर पुकारा अनिल जी। तो उन्हें ये गलत फहमी बड़ी थी कि बात मैं है। अनिल सिंह भी हूँ। तो अनिल जी मैं तो जी तो इस तरह मेरा प्रमोशन हो गया अनिल जी। तो मैंने अनिल जी उनसे पूछा, मैंने उनको कहा भी कि मैं कुणाल जी से मिलने आया हूँ। हाँ। तो भी वो इशारा नहीं समझ पाई अनिल जी, और बार बार अनिल जी कहकर मुझसे बात कर रही थी अनिल जी। ये बहुत ही बढ़िया, गजब। ये मतलब इस तरह का प्रमोशन मैंने पहली बार ही सुना है। ईश्वर आपको एकदम। और ज्यादा से ज्यादा प्रगति दे, हमारी यही शुभकामना है। कुणाल जी बताए सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है बैंक ऑफ इंडिया, जिस पर आप भी खरीदारी की राय दे चुके हैं। स्टॉक में हमने कल के ट्रेड में एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ देखा और सरकारी बैंकों में बहुत ही अनयूजुअल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया खरीद करके चले, 77 रुपए 77 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, गिरावट में बाय करें और इसके लिए पहला टारगेट होगा 83 रुपए का 83 का, इवेंचुअल टारगेट 86 रुपए का 86 का। खरीदारी की राय है बैंक ऑफ इंडिया। परफेक्ट, बैंक ऑफ इंडिया करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। सुमित जी बताएं सर आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी जो पसंद वाला शेयर है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स यहाँ से एक ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। एशियन पेंट्स के अंदर मोमेंटम बिल्डअप होना स्टार्ट हो चुका है। पिछले 3 दिन से स्टॉक लोअर लेवल से रिबाउंड दिखा रहा है, रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेक किया है। एशियन पेंट के अंदर यहाँ से मेरे को लग रहा है कि एक बढ़िया अपमूव बनेगा आज और आने वाले दिनों के अंदर। एशियन पेंट्स में जो ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 2900 का, दूसरा टारगेट 2940 का। ये शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के टारगेट है। ओवरऑल मेरे को लगता है कि 3000 प्लस के लेवल एशियन पेंट में ऊपर में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 2800 रुपए का नीचे में इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। 2800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 2900 का पहला टारगेट, 2940 का दूसरा टारगेट। 2900 और 2940 दो टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए एशियन पेंट्स पर। आइए एक और स्टॉक देख लेते हैं अविनाश जी की पसंद का। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरा जो पसंदीदा स्टॉक है आज के लिए वो लार्सन एंड टुब्रो है। मुझे लग रहा है कि देखिए कैपिटल गुड्स सेक्टर पूरी तरह से चौथे तिमाही में बहुत अच्छा नंबर दिखाने का पोटेंशियल रखता है। और एलएनटी की बात करें तो एलएनटी में कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, उसके बाद डिफेंस का भी कंट्रीब्यूशन आता है। मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में ऑर्डर बुक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचेगी। एग्जीक्यूशन तो वैसे भी काफ़ी अच्छी है और मेरा अनुमान है कि FY24 में जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आउटले प्लान किया है, इसका फायदा मेरे ख्याल से एलएनटी जैसी कंपनी को सिग्निफिकेंटली मिलेगा। ऑर्डर बुक हमको लग रहा है कि कम से कम 14-15% बढ़ेगी और ओवरऑल मार्जिन्स में भी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने की पॉसिबिलिटी है। तो करंट लेवल्स करीबन 2200 रुपया है। हमको लग रहा है कि करीबन अगर 6 से 12 महीने की अवधि की बात करें तो जो 2475 2480 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो इसको डेफिनेटली इस प्राइस पे खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है अगले 8 से 12 महीने के लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। ओके, 8 से 12 महीने के लिए करें खरीदारी। एलएनटी में 2475 ये छोटा टारगेट है आपके लिए और उसके बाद है 2480 2480 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। आइए एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, वो है AIA इंजीनियरिंग को लेकर। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अमरीश बताइए क्या है बड़ी खबर? सर खबर यह है कि ग्राइंडिंग मशीन बॉल्स को लेकर एक समीक्षा जांच शुरू की थी, जिसकी अर्जी दी थी AIA इंजीनियरिंग और वेलकास्ट स्टील ने, और ये समीक्षा जांच DGTR ने पूरी कर ली है और उसमें थाईलैंड और चाइना दोनों से ही इंपोर्ट को लेकर जांच शुरू की गई थी और ये पाया गया कि 10 साल ये ड्यूटी जो है 10 साल पहले लगाई भी गई थी
और 10 साल बाद अब जाकर ये DGTR ने सिफारिश की है कि चाइना से तो नहीं लेकिन थाईलैंड से जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को जारी रखने की जरूरत है और ये ड्यूटी जो है अगले 5 साल के लिए जारी हो, इस तरह की सिफारिश की है। और जो ड्यूटी का रेट रखा है वो है $158.80 पर मीट्रिक टन से $187 पर मीट्रिक टन तक। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो खतरा है घरेलू इंडस्ट्री को वो थाईलैंड से इंपोर्ट पे था और इसलिए इसको ही सिफारिश की गई है। हालांकि चाइना पे सिफारिश अभी नहीं की गई, लेकिन ये जरूर कहा गया कि चाइना वाले जो टर्म्स हैं उनको हम अभी और नोटिस कर रहे हैं, अभी और उनकी स्टडी करना जरूरी है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है इसके AIA इंजीनियरिंग के, क्योंकि इनकी ही अर्जी थी और ये देश में इसके सबसे बड़े निर्माता के तौर पे देखे जा सकते हैं। हालांकि ये जो खबर है वो जितने भी सीमेंट स्टॉक्स हैं उनके लिए थोड़ी नेगेटिव हो सकती है कि जितने भी हमारे लिस्टेड सीमेंट स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे इंपोर्ट ही करते हैं और इस रिपोर्ट में उनका नाम भी सबका लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर AIA इंजीनियरिंग के लिए एक अच्छी खबर है, इसको देखा जा सकता है। AIA इंजीनियरिंग इस कंपनी के लिए अच्छी खबर। थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ये लगाई गई है, ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। इसके चार्ट्स पर जरा एक बार गौर फरमाएंगे कुणाल जी AIA इंजीनियरिंग कैसे देख रहे हैं आप? अनिल जी देखिए, बहुत पॉजिटिवली हम इसको देख रहे हैं। मैंने और राकेश जी ने इस पर खरीदारी की भी राय दी है। स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, हायर बॉटम्स बना रहा है और नए कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार हो रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर गिरावट में अगर ये करेक्शन में मिल जाए तो इसको बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहने की राय है आपके लिए AIA इंजीनियरिंग पर राय आती है। आइए बढ़ते आगे, कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहने वाले हैं उन पर फोकस किया जाए। आज से इंश्योरेंस कंपनियों के नतीजों की शुरुआत हो रही है। अविनाश जी आपसे राय लेना चाहता हूँ। ICICI लोम्बार्ड अपने नंबर्स पेश करेगा बाजार बंद होने के बाद, लेकिन बताएं सर इन जनरल किस तरह के नंबर्स की उम्मीद रखी जाए इस पूरे सेक्टर से? अनिल जी मुझे लग रहा है कि नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे क्योंकि अभी इंडस्ट्री में नॉर्मल सी आ चुकी है और मुझे लग रहा है कि ICICI लोम्बार्ड जिस वर्टिकल में काम करता है मेरे ख्याल से यहाँ पे ये मार्केट लीडर है। अनुमान है कि दिसंबर क्वार्टर के बाद जो मार्च का क्वार्टर आएगा वो कंपैरेटिवली अच्छा आना चाहिए बहुत रेवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पे। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस प्रकार के नए प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करती है और किस प्रकार के कमीशन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर करते हैं वहाँ पे नज़र रहेगी। बट ओवरऑल ICICI लोम्बार्ड में मुझे लग रहा है कोई भी गिरावट अगर आती है तो लंबी अवधि के लिए ये स्पेस में ये बहुत बड़ा दिग्गज प्लेयर है और आने वाले 1-2 सालों के लिए अर्निंग्स ग्रोथ बहुत बढ़िया रहेगी। तो ये एक शॉर्ट टर्म नहीं बट लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प बन सकता है किसी को अगर करंट प्राइस पे भी खरीदना है। ओके, तो ये है आपके लिए राय। और इस बीच BML को लेकर भी एक खबर आ रही है कि BML के जो लैंड बैंक का डीमर्जर हुआ था उस डीमर्ज होने के बाद वो कंपनी कल यानी कि 19 अप्रैल को लिस्ट होने की तैयारी में है। सुमित जी BML के चार्ट्स पर गौर फरमाएं, जरा बताएं कि अगर मजबूती बनती तो कितना ऊपर जा सकता है? अनिल जी पिछले कुछ दिनों में गिरावट के बाद स्टॉक ने लोअर लेवल पे कंसोलिडेट किया है। लोअर लेवल से अब इसके अंदर सपोर्ट मिलना चाहिए और एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 1200 और 1160 ये नीचे में सपोर्ट लेवल है। यहाँ से ऊपर के मूव में 1270 रुपए 1300 रुपए ये इमीडिएट टारगेट बनेंगे। 1270 और 1300 ये दो टारगेट इमीडिएट इसके शॉर्ट टर्म के होंगे। 1300 के ऊपर सस्टेन करने पे स्टॉक में बड़ा मूव स्टार्ट होगा और 1425 रुपए तक का मूव आने वाले समय में BML में देखने को मिल सकता है। फिलहाल 1270 से 1300 रुपए तक का मूव BML में देखने को मिल सकता है। तो BEML इस पर रखनी है नजर। BEML लैंड एसेट्स जो डीमर्ज होके जो उनकी लैंड एसेट डीमर्ज एंटिटी थी वो कल आपके लिए लिस्ट होने वाली है। थोड़ा लंबा वेट हो गया बट फाइनली ये आपके लिए कल होने वाला है। एंजल वन, अविनाश जी जरा इस पर अपनी राय दें। QOQ और YOY दोनों ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। 21% आय बढ़ी है YOY, 30% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं, जो इनका एवरेज स्पेंडिंग पर क्लाइंट है वो भी QOQ बेसिस पर बढ़कर आया। टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। सर क्या राय रखते हैं एंजल वन पे? नहीं मुझे लग रहा है कि दीपांशु डिस्पाइट कॉम्पिटिटिव कंडीशंस और चैलेंजिंग हेडविंड्स जो मार्केट में थे इसके डिस्पाइट दिस कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स दिखाए और ऑनलाइन स्पेस में एंजल वन ने बहुत एग्रेसिवली अपनी पोजीशन बनाई है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन होने के बाद ही इनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिवली प्ले आउट हो चुका है। मार्जिन्स में भी इजाफा हो गया है। हालांकि कैश मार्केट में वॉल्यूम्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली गए हैं, नीचे गए हैं, लेकिन अगर F&O की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपना मार्केट शेयर कंटिन्यूसली बढ़ाया है।
तो मेरे ख्याल से देखिए मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, ऐसे कंपनीज को तभी ज़्यादा फायदा होता है जब तेजी के बाजार होते हैं। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर लंबी अवधि की बात करें तो अगला साल 1.5 साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कस्टमर बेस इनका बढ़ रहा है, प्लस ऑनलाइन इनिशिएटिव्स ये पहले से कर रहे हैं, इसका फायदा इनको मिलेगा। तो कंटिन्यू टू होल्ड। मैं समझता हूँ कि जिनको खरीदना है उनको कम से कम 12-15 महीने का व्यू लेके इस पे खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कोई बड़ी अपसाइड ना आए, लेकिन लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है और इस पर रखिए नजर, खरीदारी भी कर सकते हैं। जस्ट डायल सुमित जी एक बार जरा चार्ट्स पर देख लें, इनके भी नतीजे आते हुए दिखे, अच्छे नतीजे हैं, घाटे के सामने कामकाजी घाटे के सामने कामकाजी मुनाफे भी आया है, ओवरऑल मुनाफा भी इनका करीब 3 गुना बढ़कर आया है। जस्ट डायल चार्ट्स पर सर दिवांशु ज्यादा ऊपर नहीं लग रहा है, स्टॉक में ऑलरेडी मूव आ चुका है। स्टॉक एक चैनल में और एक रेंज बाउंड मूव में ट्रेड कर रहा है। ऊपर के अंदर स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है 670 680 का है, 670 680 तक जाने की जगह है। वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट आया तो ही कोई बड़ा मूव बनेगा, नहीं तो ऊपरी लेवल पे वापस से रेजिस्टेंस फेस होगा। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 600 610 के पास है, तो ये रेंज पकड़ के चले। 600 610 सपोर्ट है, 680 ऊपर में रेजिस्टेंस है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के 670 80 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए जस्ट डायल। कुणाल जी, क्विक हील टेक्नोलॉजीज, जरा इसको एक बार देख लें सर। बहुत ही खराब नतीजे आए हैं, वाई अगर आए देखें तो आधी हो गई है। कामकाजी मुनाफे के सामने 35 करोड़ का कामकाजी मुनाफा था, उसके सामने 16 करोड़ का कामकाजी घाटा आया है। मार्जिन्स नेगेटिव टेरिटरी में हो गए हैं और मुनाफे से घाटे में आई कंपनी 28 करोड़ के मुनाफे के सामने 7 करोड़ का घाटा आते दिखा है। क्विक हील की चार्ट्स क्या कहती हैं सर? देखिए चार्ट भी कमजोर है दीपांशु, स्टॉक में लगातार एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर चार्ट में भी किसी तरह की कोई स्ट्रेंथ नहीं है। एक पुलबैक हमने निचले स्तरों से पिछले कुछ दिनों में देखा था और कल के ट्रेड में ही इसमें वापस से सेल के संकेत आते हुए चार्ट पर दिख रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक बार दोबारा से स्टॉक 132-33 के दाम दिखा सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है उछाल में निकलने का प्रयास करें, ये बेहतर रहेगा। ओके, पोजीशन है तो फिर उछाल में निकलिए। टाटा कॉफी, अविनाश जी अगर आपकी इस पर राय हो। एक तो आज इसके नतीजे आने वाले हैं और हमने देखा है रिसेंटली कॉफी प्राइसेस में बड़ा उछाल है। पिछले क्वार्टर, पिछले महीने में कॉफी प्राइसेस काफी तेजी से उठ गए हैं। कल ही इंटरनेशनल कॉफी प्राइसेस 4% ऊपर गए थे। टाटा कॉफी पर कोई राय रखते हैं सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए क्लियरली टाटा कॉफी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्टिव स्टॉक है। और सबसे बड़ी बात, इनका ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वो स्टारबक्स को जाता है, क्योंकि टाटाज और स्टारबक्स का जो जॉइंट वेंचर है वहाँ पे इनकी कॉफ़ी भी सप्लाई की जाती है। बट ओवरऑल जो इंटरनेशनल प्राइसेस का दाम है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्जिन्स में डेफिनेटली इनको फ़ायदा होगा। किस प्रकार का ग्रोथ आउटलुक और कमेंट्री मैनेजमेंट शेयर करती है, मेरे ख्याल से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ओवरऑल आई थिंक कॉफ़ी स्पेस में अगले 6 से 12 महीने के लिए लग तो रहा है कि इंटरनेशनली प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली कंपनी को फ़ायदा होना चाहिए। ओके, तो रखते हैं नजर और देखते हैं आज कैसे नतीजे टाटा कॉफी के आपके आते हुए दिखते हैं। शुगर स्टॉक्स भी एक्शन में रहेंगे। कल करीब 1.5% ऊपर इंटरनेशनल मार्केट्स में शुगर के दाम भी थे। कई मिल्स ने हमारे बाजारों में भी दाम बढ़ाए हैं। सुनने में आ रहा है कि भारतीय होलसेल प्राइसेस भी 39 रुपीज़ पर केजी पर चले गए। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ऑलरेडी 40-42 के लेवल्स पर हैं। तो शुगर और कॉफ़ी दोनों स्पेसेस पर आपको अभी भी बड़ा एक्शन आते हुए दिख सकता है। एरिस लाइफ साइंसेज, एक बार बंसल जी इसका चार्ट देख लें। यूटीआई म्यूचुअल फंड ने पिछले हफ्ते 13 तारीख को ओपन मार्केट से करीब 0.3% हिस्सेदारी खरीदी थी। टोटल इनका शेयर अब 6.7% से बढ़कर 7% के ऊपर हो गया है। थोड़ा कल स्टॉक एक्शन में भी था एरिस लाइफ साइंसेज। दिवांशु, यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो 602 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट आता है। 645 एक टारगेट बैठता है। तो जिनके पास है 600 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है। 640 645 के टारगेट के लिए, और कोई बाय करना चाहता है तो 600 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद भी सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एरिस लाइफ पर राय।